हेलो। तो आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का, उस चैप्टर का नाम यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स है ना। तो ये चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जनरली चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट यूनिट्स के बारे में, और उन यूनिट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं फिर कैसे उनको मेज़र किया जाता है, किस तरीके से मेज़र किया जाता है वो पढ़ने वाले हैं। अब ये सुन के लग रहा होगा यार काफ़ी बोरिंग चैप्टर होगा शायद, क्योंकि सिर्फ मेजरमेंट ही चीज़ पढ़ेंगे क्या, सिर्फ मेज़र करने वाला चीज़ ही पढ़ेंगे क्या, तो काफ़ी बोर लगेगा, ऐसा लगेगा। बिल्कुल नहीं लगेगा, इसको कुछ डिफरेंट स्टाइल से पढ़ेंगे, है ना। यूनिट्स और मेजरमेंट को कुछ नए अंदाज में लगेगा कि यार ये पहली बार समझ रहे, कुछ ऐसा लगेगा। तो सबसे पहला जो फिजिक्स में चीज़ों को समझना होगा, कोई चीज़ को मेज़र करने से पहले, वो होता है तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ना। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है फिजिक्स में। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है एनीथिंग विच इज मेजरेबल एंड थ्रू विच लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्लेन। बहुत ज़्यादा इंग्लिश हो गया, चलिए समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि भाई फिजिकल क्वांटिटी उनको कहते हैं जिसे हम मेज़र कर सके, जिसे मापा जा सके, है ना, जिसे मेज़र किया जा सके और जिससे फिजिक्स के लॉ को हम समझाते हैं। तो ये फिजिक्स का बेसिक है। अगर हम फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं जानते, है ना, तो फिजिक्स भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फिजिक्स को समझने के लिए हमको मेजरमेंट के बारे में समझना बहुत ज़रूरी होता है, कैलकुलेशंस करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है भाई। तो इसीलिए पहले समझना होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, वो क्वांटिटी जिसे हम मेज़र कर सके, है ना। चाहे तुम उस चीज़ को देख पाओ या ना देख पाओ, है ना, छू पाओ या ना छू पाओ, पकड़ पाओ या ना पकड़ पाओ, अगर वो मेजरेबल है देन इट विल सेड एज कि ये हम क्या कहेंगे भाई, फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, इट विल टर्म्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसे चीज को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं विच इज मेजरेबल। एग्जांपल के तौर पे, है ना, अब ये हम स्टाइलिस पकड़े हुए, है ना, अब ये स्टाइलिस कितना लंबा है कैसे बताओगे, यू हैव टू मेजर ना। क्या मेजर करोगे, लेंथ, है ना। तो व्हाट इज लेंथ, लेंथ इज समथिंग विच इज मेजरेबल, इट मीन्स लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। बता रहा है समझ में। तो लेंथ क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी हुआ। सवाल है क्यों फिजिकल क्वांटिटी हुआ, हम बोले हर वो चीज जिसे हम माप सके, मेजर कर सके, कितना लंबा है। लेंथ का मतलब क्या हुआ, कितना लंबा, कितना छोटा है ना। तो हम लंबाई के बारे में बात कर रहे हैं ना, लंबाई के बारे में, कितना बड़ा या कितना छोटा है। तो कोई चीज को अगर हम माप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी जैसे लेंथ को मेजर कर सकते हैं, कितना लंबा या कितना छोटा है। सो दैट इज वाई लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। बात आ गया समझ में। उसी तरीके से अगर तुमसे पूछें कि भाई तुम्हारा वजन कितना है, तुम्हारा भार कितना है तुम बोलोगे सर इतना इतना केजी, बोलोगे ना। तो सवाल ये वो क्या है भाई, तुम मेजर करके बता रहे हो ना, है ना। तो एनीथिंग विच इज मेजरेबल इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। तो मास, जो अभी तुम जो बोले मास के बारे में बोले ना कि तुम्हारा वजन कितना है, तुम्हारा भार कितना है, तो बोलो सर मेरा मास इतना केजी है, बोल रहे हो ना। तो मास क्या है, वो चीज़ है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। ज़्यादा भी हो सकता, कम भी हो सकता, भारी भी हो सकता, हल्का भी हो सकता। तो हम मेजर करके बता रहे हैं भारी है कि हल्का है, तो वो भी क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट कई वायर से जा रहा है ना। तो ऐसा होता है किसी चीज़ को छूने से कम शॉक लगता है, किसी चीज़ को छूने से बहुत ज़्यादा झटका लगता है, और किसी चीज़ को छूने से अगर इंसान है तो थे हो जाता है। बता रहा है समझ में, वो पार हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है भाई, वो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड, वैल्यू, कि ज्यादा है कि कम है। मतलब हम इलेक्ट्रिक करंट को भी मेजर कर सकते हैं कि कम एम्पियर है कि ज्यादा एम्पियर है। इट मींस इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो ए फिजिकल क्वांटिटी। तो एनीथिंग विच इज मेजरेबल, इलेक्ट्रिक करंट को देखो या ना देखो, है ना। इवन जानते हो कि लाइट का चमक भी फिजिकल क्वांटिटी है फिजिक्स में। मतलब इसको कहते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। क्या कहते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी। बात आया समझ में। तो लाइट, अब क्यों सर इसको मेजर कर सकते हैं क्या, हाँ भाई मेजर कर सकते हैं। मतलब कैसे, तुम देखोगे कोई रूम में एक लाइट जो बल्ब होता है वो डिम जलता है, किसी में बहुत ही ज्यादा वोल्टेज होता है, बहुत ही ज्यादा ब्राइट जलता है ना। तो डिम और ब्राइट क्या है, वैल्यू है ना चमक का, कि कम चमक और ज्यादा चमक, उसी को कहते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। मतलब उसे मेजर कर सकते हैं, कम या ज्यादा, इसीलिए उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। उसी तरह से अगर तुम जहाँ पे बैठे हो, हम बोलेंगे भाई ये बच्चों को अगर बैठने के लिए, फॉर एग्जांपल हम अभी कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, है ना। तो इस कोचिंग सेंटर में मेरा जो कितना बच्चे का हम बैठा सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम इस कोचिंग सेंटर में मेरा जो पर बैच के लिए
अगर मान लो 50 बच्चे का बैठाने का जगह है तो हमें जानना होगा कि कितना एरिया कोचिंग सेंटर का है, सो दैट कि हम 50 बच्चे बैठा सकें, सो दैट, है ना, कि कितना एरिया है। तो एरिया क्या कितना है, ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है ना। तो इसका मतलब एरिया को क्या कर सकते हैं हम, माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब एरिया क्या हुआ, बताया समझ में। तो हर वो चीज जिसे मेजर किया जा सके उसे क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। बट प्रॉब्लम ये है फिजिकल क्वांटिटी में कि फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी और एक होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। एग्जैक्टली। तो सवाल यह है कि फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहेंगे और डिराइव्ड क्वांटिटी किसे कहेंगे, है ना। फंडामेंटल क्वांटिटी उन फिजिकल क्वांटिटी को कहेंगे, उन क्वांटिटी जिसे मेजर कर सकते हैं उनको कहेंगे भाई, जो किसी और क्वांटिटी से बना नहीं है, जो खुद में काफी है, अकेला है, मतलब वो किसी और से डिराइव्ड होके नहीं आया है ना, वो खुद में अकेला है। एग्जाम्पल के तौर पर मास को किस में मेजर करोगे, किलोग्राम में, है ना। तो मास को जो किलोग्राम में मेजर करोगे वो मास किसी और चीज से बना हुआ नहीं दिख रहा है मुझे, है ना। उसी तरह से टाइम को, बहुत सारे यूनिट्स है, चलो एक यूनिट ले लेते हैं सेकंड। टाइम को सेकंड में मेजर करोगे ना, किलोग्राम में मेजर करोगे क्या, नहीं ना, सेकंड में मेजर करोगे ना भाई। तो इसका मतलब ये हुआ ये लोग खुद में अलग अलग यूनिट्स है। बट जब एरिया को मेजर करोगे ना, है ना, तुम बोलोगे सर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों बोलोगे, बिकॉज एरिया लेंथ से बना है ना। अरे भाई ब्रेथ भी एक तरह का लेंथ है, घबराने की बात नहीं है, लेंथ भी लेंथ है और ब्रेथ भी एक तरह का लेंथ ही है। तो लेंथ टाइम्स लेंथ, है ना, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ इज मीटर टाइम्स मीटर इज मीटर स्क्वायर। इसका मतलब एरिया खुद में अकेला नहीं है, वो लेंथ को यूज कर रहा है अपना यूनिट को डिफाइन करने के लिए। इसलिए एरिया जो है वो हमारा फंडामेंटल्स नहीं है, क्या है, डिराइव्ड है। किससे होके निकला है, लेंथ से होके निकला। बात आ रहा है समझ में। उसी तरह से हम बोले डिस्टेंस का यूनिट, जो डिस्टेंस लेंथ है खुद में है, वो क्या है, मीटर। बात आ रहा है समझ में, है ना। टाइम क्या है, सेकेंड, वो खुद में अकेला है, लेकिन स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस और टाइम के मिलने से बना है। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी डिस्टेंस जो लेंथ का पार्ट है, और टाइम जो फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम जो फंडामेंटल क्वांटिटी का पार्ट है। तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, स्पीड। बता रहा है समझ में। तो यूनिट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकेंड, दैट इज मीटर पर सेकेंड। तो मतलब लेंथ को भी यूज कर रहा है और टाइम को भी यूज कर रहा है। इसका मतलब स्पीड कैसा क्वांटिटी हुआ, उम्मीद करते हैं यहां से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी और व्हाट इज डिराइव्ड क्वांटिटी। तो भाई तो हमें समझ में आया कि फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं। एक हो सकता है हमारे पास मास, है ना, और हमारे पास क्या क्या हो सकता है, तुम बताओ, खुद बताओ। लेंथ जो किसी और से ना बना हो, ऐसा चीज जिसे मेजर कर सके जो किसी और से ना बना हो, खुद में वो अकेला हो, है ना, किसी से डिराइव्ड ना हुआ हो। क्या हो सकता है, और टाइम, एक है इलेक्ट्रिक करंट, उसमें और आ जाएगा तुम्हारा। उसके बाद बहुत सारे लिख सकते हैं, टेम्परेचर है कि नहीं, टेम्परेचर के बाद और क्या लिख सकते हैं, प्लस, हाँ ठीक ठीक, बैठो। हमारा इलेक्ट्रिक करंट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, टेम्परेचर। टेम्परेचर के बाद हमारा हो जाएगा लुमिनस इंटेंसिटी, अभी बात किए थे ना इसके बारे में, लुमिनस इंटेंसिटी। अब इसके बाद हमारे पास एक यूनिट हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है भाई, एक हो सकता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको अमाउंट ऑफ मैटर भी कहते हैं, जो केमिस्ट्री में खास करके यूज होगा, जिसको हम मोल्स में यूज करते हैं। खैर, तो ये हो गया हमारा कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी, और भी हैं, है ना, इनमें से जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। बट यहाँ पे थोड़े बहुत हम समझाना चाहते हैं। अब इसलिए समझाना चाहते हैं क्योंकि तुम लोग 10th पास करके आए हो, है ना। अब सबके पास कैसा बेसिक्स, कैसा फंडामेंटल्स है मुझे पता नहीं, है ना, इसीलिए चेक करना होगा कि इसके बारे में कितना जानते हो। सबसे पहले आते हैं भाई मास, है ना। सवाल ये कि मास क्या है, व्हाट इज मास, है ना, वजन, भार, है ना, ठीक। अगर मास वजन भार है तो फिर वेट क्या है, हाँ कोई बात नहीं, बोलो हिंदी में बोलो, किसी भी बोलो, बस हमको क्या चाहिए भाई, हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारे पास बेस है या नहीं, है ना। तो व्हाट इज वेट, दैट डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटी, है ना। अच्छा, एक तरह से ठीक बोले। देन व्हाट इज मास, अच्छा देखो ये जो तुम बोले वो प्रॉपर्टी है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास एंड वेट।
दैट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ मास एंड वेट। प्रॉपर्टी अलग चीज होता है, डेफिनेशन अलग। बता रहे समझ में? तुम जो बोले वो क्या है? प्रॉपर्टी। बता रहे ना समझ में कि भाई मास जो है वो ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करेगा और वेट जो है ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा ना? फॉर एन एग्जाम्पल हम तुमसे पूछे, है ना, कि भाई तुम कौन हो, तो तुम जो कौन हो, तुम्हारा जो नाम होगा, तुम बोलोगे हाय भाई मेरा नाम सर अंशुमन, ये डायरेक्ट आंसर हो गया, है ना। तुम डिफाइन किए खुद को कि आई एम अंशुमन, ठीक है। लेकिन अगर खुद को डिफाइन करोगे आई एम अ बॉय, ठीक है, आई एम नॉट अ गर्ल, व्हाट यू आर टेलिंग? यू आर टेलिंग योर प्रॉपर्टी। बता रहा समझ में? यू आर नॉट डायरेक्टली टेलिंग दैट यू आर मतलब अंशुमन, है ना। उसी तरीके से भाई मास और वेट क्या है, हमें प्रॉपर्टी नहीं डेफिनेशन जानना पड़ेगा पहले। समझो वेट और मास में क्या फर्क है। मास जो है वो तुम्हारा एक्चुअल भार है, एक्चुअल वजन, एक्चुअल जो भार है ना, वो तुम्हारा मास है ना। तुम जो प्रॉपर्टी की बात किए, और जो तुम्हारा वेट होता है वो एक्चुअल भार में इंक्लूडेड है ग्रेविटेशनल अर्थ का पुल का। ग्रेविटेशनल पुल जो है ना अर्थ का, वो इंक्लूडेड है, वो मिल जाता है। अब कोई अर्थ में खड़े हैं, है ना, तो भाई अर्थ का ग्रेविटी तो उसको अट्रैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब हम वेटिंग मशीन में खड़ेंगे तो बहुत दुविधा वाला बात है भाई। वेटिंग मशीन में अगर खड़े होंगे तो क्या वेटिंग मशीन और हमको क्या अर्थ अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा? कर रहा होगा ना। और अर्थ का ग्रेविटी कितना होता है जनरली, जो हम पढ़े हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सवाल ये है, जो वेटिंग मशीन में हम खड़े हैं, हमारा मास वेटिंग मशीन बता रहा है कि हमारा वेट बता रहा है वेटिंग मशीन। दुकानदार क्या बोलते हैं, भाई तुम्हारा वेट कितना बोलो ना, तो वेट में बोलते हैं दुकानदार या कोई भी लोग बोलते हैं ना, वेटिंग मशीन में खड़ा होने के बाद कितना किलो चावल है, कितना वेट है रे चावल का। सवाल क्या वो लोग सही बोल रहे हैं, वो समझना होगा। यहीं से बोलते हैं ना बेसिक्स, वही बोलना चाह रहे। ये आसान चीज़ लग रहा है ना, अब समझाएंगे कि बेस कितना जानते हो फिजिक्स को और कितना नहीं जानते हो। अब ध्यान से समझना चीज़ों को। जो वेटिंग मशीन, इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, वेटिंग मशीन के बारे में, है ना। अभी थोड़ा सिंपल भाषा में समझाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि टाइम बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। ये हमारा वेटिंग मशीन टॉपिक नहीं है। वेटिंग मशीन क्या मेजर करता है आगे का टॉपिक है, जब हम पढ़ेंगे आगे में तो पढ़ेंगे। जैसे हमारा NLM पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो उसमें हम ये चीज़ पढ़ेंगे। खैर, तुम अगर वेटिंग मशीन में खड़े हो ना, तो भाई वेटिंग मशीन एक्चुअली में रीड करता है तुम्हारा वेट को, है ना, लेकिन शो करता है मास को। मतलब क्या है? हाँ सर ऐसे कैसे हो गया, है ना। तुम ही बताओ, क्या वेटिंग मशीन कभी भी मास मेजर कर पाएगा क्या, रीड कर पाएगा? अरे वो तो हर जगह अर्थ का ग्रेविटी लग रहा है, तो वेटिंग मशीन में क्या अर्थ का ग्रेविटी नहीं लग रहा है क्या? फॉर एन एग्जाम्पल इफ यू आर, है ना, 47 किलोग्राम, है ना, अगर तुम्हारा मास 47 किलोग्राम है, देन वेटिंग मशीन तुम्हें नियरली कितना बताएगा, मतलब रीड करेगा 470 न्यूटन। वेट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। भूलना नहीं है, वेट का यूनिट किलोग्राम नहीं होता। तो वेटिंग मशीन रीड करता है 470 न्यूटन, शो करता है 47 किलोग्राम। रीड करता है 470 न्यूटन, शो करता है तुम्हारा किलोग्राम। सर ऐसे कैसे हो गया? सर बताते हैं। ये इंसान का फितरत है, मशीन के साथ गड़बड़ है, मशीन के साथ छेड़छाड़ किया हुआ रहता है, मतलब मशीन के साथ कैलिब्रेशन किया हुआ रहता है, कैलिब्रेटेड होता है मशीन। क्या मतलब है उसका? तुम जब खड़े हुए, है ना, तुम एक्शन दिए, मशीन क्या देगा? रिएक्शन देगा, है ना, और वही रिएक्शन को रीड करता है मशीन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तुम जो एक्शन दिए, मतलब तुम जो फोर्स लगाए तुम्हारे वेट के वजह से, क्योंकि वेट फोर्स है ना, तुम्हारे वेट के वजह से mg लगाए नीचे की तरफ, वो रिएक्शन दिया r ऊपर की तरफ, वो रिएक्शन को वो रीड कर लिया, है ना। तुम जितना एक्शन दिए उतना ही रिएक्शन रीड करेगा। फॉर एग्जांपल तुम एक्शन दिए 470 न्यूटन, वो रिएक्शन रीड किया कितना? 470 न्यूटन। तो जब 470 न्यूटन वो रीड कर लिया, लेकिन हमको तो दिखा रहा है सर 47, ऐसा क्यों? हम ये अप्रोक्सीमेटली बता रहे हैं, हालांकि इतना एग्जैक्टली नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि कैलकुलेशन को हार्ड नहीं बनाना चाहते हम। तो ये 47 किलोग्राम दिखा रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो वेटिंग मशीन का डिजिटल कांटा कहो या फिर तुम कह रहे एनालॉजिक, जो एनालॉग होता है, मतलब वो जो कांटा होता है, तो नंबर तो हमारे ऊपर है ना, हम कितना बैठाना चाहेंगे, बोलो जरा, है ना। हम, मेरे ऊपर है ना, हम 470 लिखे कि 47 लिखे, वो किसके ऊपर है? मेरे ऊपर है ना। तो साइंटिस्ट वेटिंग मशीन बता 470 रहा है, लेकिन हम एनालॉग में 470 की जगह क्या लिख दिए हैं? 47। तो कांटा उसका 470 में जाना चाहिए था, उसको मिटा के, मतलब समझ लो कि 470 को हम काट के क्या लिख दिए हैं? 47। उस तरह से मशीन को कैलिब्रेट कर दिए। सवाल है 10 से क्यों डिवाइड किए भाई? इसलिए हम बोल रहे अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ग्रेविटी कितना होता है?
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन व्हाट इज वेट? m इंटू जी। यही होता है ना, पढ़े थे ना हम लोग क्लास 9 में, घबराओ मत, आगे भी पढ़ेंगे। तो फिर m इक्वल टू क्या होता है भाई? w बाय c। क्लियर है? अगर वेट तुम्हारा 470 न्यूटन है, जी जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड, अगर नियरली 10 ले लिया जाए तो कितना आएगा बोलो? 47। बात आया समझ में? दैट इज द कैलिब्रेशन डन बाय वेटिंग मशीन। क्लियर है? तो भाई वेटिंग मशीन मेजर करता 470 न्यूटन, लेकिन हमें दिखता है 47 किलोग्राम। इसीलिए बताता दिखाता तुम्हें मास है, लेकिन रीड करता वेट है। इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत ही छोटा सा चीज है। इसमें यही अंतर है, जो चीजें जो तुम जानती हो सच में तुम नहीं जानते हो, उसको डिफरेंट वे में समझना होगा। बात आया समझ में? चलो ये बात हमको समझ में आ गया कि अच्छा मास समझ में आ गया क्या होता है। तो मास एक्चुअल कंटेंट ऑफ द बॉडी है ना, विदाउट इंक्लूडिंग द ग्रेविटी। बात समझे ना? और द कंटेंट ऑफ द बॉडी अलॉन्ग विद द ग्रेविटेशनल पुल इज नोन एज वेट। क्लियर है? चलो वेरी गुड। तो यहाँ पे अब समझ में आ गया हमारा मास, है ना। अब हम बात करते हैं भाई लेंथ के बारे में, है ना। लेंथ क्या है? हम बता चुके कि किसी चीज का लंबाई, कि कौन कितना लंबा है ना, उसको हम कहते हैं लेंथ। यू ऑल नो दैट, है ना। टाइम समझे ना? तो टाइम भी जानते हो। अच्छा टाइम जानते हो, लेट मी सी, है ना भाई, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टाइम? कल पूछे थे ना शायद क्वेश्चन हम, हैं अपने क्लास में शायद हम पूछे थे कि भाई टाइम का डेफिनेशन क्या होगा। टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टाइम, कैन यू डिफाइन टाइम? बहुत ही छोटा चीज लगता है ना हमें कि हम टाइम को डिफाइन कर सकते हैं, जानते तो सब हैं, लेकिन कैन वी डिफाइन टाइम? छोटा लग रहा है ना हमें। देखो अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन, सुनो भाई, अल्बर्ट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंगली टाइम इज समथिंग विच क्लॉक रीड्स। अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन, बहुत ही पेचीदा सा डेफिनेशन है, बड़े साइंटिस्ट है भाई, उनका नाम सुन लेंगे, है ना। तो अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन टाइम इज समथिंग व्हाट क्लॉक रीड्स। भाई टाइम वो चीज है जिसे घड़ी पड़ता है ना। और एक साइंटिस्ट तो यहाँ तक बोल दिए भाई, वो जो टाइम बोल के कोई चीज होता ही नहीं है, वो क्लॉक बेचने वाला कंपनी जबरदस्ती क्लॉक निकाल दिए ताकि वो बेच सके क्लॉक, इसीलिए टाइम बोल के चीज निकाल दिए। एक साइंटिस्ट तो ऐसे भी बोल दिए, समझे ना। लेकिन हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं जो दिल को भी थोड़ा सा अच्छा लगे, है ना। हम कह सकते हैं भाई कि इट इज अ रेगुलर इंटरवल ऑफ पीरियड्स, है ना। किसी पीरियड्स का रेगुलर इंटरवल में चेंज होने को हम टाइम कह सकते हैं। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, बट काम चलाओ डेफिनेशन है। और इससे ज़्यादा अगर अच्छा डेफिनेशन आप बना सकते हो टाइम को, देन हम आई एम वेटिंग, बना के दिखाओ, है ना। खैर क्या बोल सकते हैं टाइम को? इट इज़ द रेगुलर इंटरवल ऑफ पीरियड्स, है ना। या फिर अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन टाइम इज समथिंग व्हाट क्लॉक रीड्स। क्लियर है? चलो ये टाइम आ गया। इलेक्ट्रिक करंट तो जानते हो, आगे भी चर्चा करेंगे इसके बारे में, है ना। टेम्परेचर जानते हो, है ना। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं, कि बॉडी कितना गर्म या कितना ठंडा है ना। लुमिनस इंटेंसिटी समझ गए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? जनरली केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका। क्या होता है ना, कभी भी हम कोई केमिकल रिएक्शंस करते हैं, है ना, तो जनरली हम क्या करते हैं ना, चीज़ों को मोल्स में लेते हैं ना, 1 मोल्स 2 मोल्स 3 मोल्स। अच्छा कैसे सर समझे नहीं? बैलेंसिंग नंबर याद होगा केमिस्ट्री में, जब तुम क्लास 10 में पढ़े होगे चैप्टर 1, है ना। तो बैलेंस द केमिकल इक्वेशन में आगे हम बैलेंसिंग नंबर लगा रहा था ना, उसको हम कहते हैं स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जिसे कभी कभी मोल्स के जैसा भी यूज किया जाता है। जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम तो बहुत डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम मोल्स में लिखते हैं। बात आया समझ में? क्लियर है यहाँ तक का? अब आते हैं आगे में, यहाँ पे हमारे नेक्स्ट, अच्छा डिराइव्ड, यहाँ तक हो गया हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी भी हम समझ गए, जैसे कि एरिया हो गया, फोर्स हो गया। फोर्स किससे बना है भाई? मास से और एक्सीलरेशन से। और एक्सीलरेशन तो भाई खुद एक क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। अच्छा ना। अच्छा जो बच्चे नहीं जानते भाई वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन जानते हैं, इंग्लिश में नहीं आता, जो लोग हिंदी मीडियम से आए हैं, है ना। तो वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन क्या है, स्पीड क्या है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। तो स्पीड गति को बोलते हैं, ये तो जानते हैं हम, है ना, कि कोई भी चीज़ मतलब गिवन टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर पा रहा है उसको हम स्पीड कहते हैं, है ना। देन वेलोसिटी क्या है ना। वेलोसिटी का मतलब होता है टाइम कितना लगेगा एक डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए,
है ना। अब ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फ़र्क है ये जानते होगे, है ना। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टकट रास्ता होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, जिसको शॉर्टकट रास्ता कहते हैं, है ना। और वो डायरेक्ट होता है, वो घुमाव फिराव नहीं होता, वो सीधा होता है, और वो सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर अगर एक सर्कल से हम यहाँ से स्टार्ट किए ए पॉइंट और घूम के ए में आए, तो हम कितना डिस्टेंस कवर किए, 2πr। कितना डिस्टेंस कवर किए, 2πr डिस्टेंस कवर किए। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किए, 0। बताया ना, शॉर्टकट रास्ता यही था कि ए से तुम हिलो ही नहीं, कहाँ जाओगे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट तो वहीं पे है, तो 0 डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो भाई अगर कोई रास्ता इस तरह से है, कोई ए से बी जाता है और बी से सी जाता है ना, तो ये पाथ जब कवर करेगा दैट इज पाथ हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। लेकिन कोई अगर ए से सी डायरेक्ट चला जाए तो उसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। बात आ रहा समझ में। तो गिवन टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो वो वेलोसिटी कहलाता है, और गिवन टाइम में जितना डिस्टेंस कवर हो उसे स्पीड कहते हैं। बात आया समझ में। और कभी कभी ऐसा होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। स्ट्रेट रास्ता अगर है तो डिस्टेंस जितना होगा डिस्प्लेसमेंट भी उतना होगा, इसीलिए टीचर को लिखते हुए देखना कभी कभी स्पीड और वेलोसिटी सेम मान के लिख देते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। बात आया समझ में। तो डिराइव्ड क्वांटिटी में अच्छा ये बात की थी स्पीड और वेलोसिटी। एक्सीलरेशन क्या होता है भाई, है ना। अच्छा स्कूटी वगैरह तो चलाए होगे, है ना, उसका नाम क्या है, एक्सीलरेटर। सवाल है उसको एक्सीलरेटर क्यों कहते हैं, इसका नाम एक्सीलरेटर क्यों है, एक्सीलरेटर क्यों है, उसको ऐसे ऐसे घुमाने से क्या होता है भाई, स्कूटी आगे बढ़ता है कि जोर से आगे बढ़ता है। बात आया समझ में। और घुमाओगे तो और स्पीड होगा, और घुमाओगे तो और स्पीड होगा। इसका मतलब ये क्या करता है, स्पीड को बढ़ाता है। एक्सीलरेटर का मतलब हुआ स्पीड को बढ़ाने वाला। इसका मतलब व्हाट इज एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, है ना। व्हाट डज इट मीन, एक्सीलरेशन का मतलब स्पीड में बढ़ोतरी, कि स्पीड में कितना बढ़ा है, कोई चीज का स्पीड कितना इंक्रीज हुआ है, दैट इज नोन एज एक्सीलरेशन, टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। मिसाल के तौर पर कोई अगर यहाँ पे एक पॉइंट है ना, यहाँ से ए से बी और सी से कुछ चेक पॉइंट्स है ना, यहाँ पे कोई स्कूटी चला रहा था सपोज 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से, है ना, और यहाँ तक मतलब उसको 1 घंटे में फॉर एन एग्जांपल कि 1 आवर में यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, और यहाँ तक 1 आवर में जो इसका स्पीड हो गया वो 60 किलोमीटर पर आवर कर दिया। फिर अगला 1 आवर में ये क्या किया, अपना स्पीड को चेंज करके वो 80 किलोमीटर पर आवर हो गया। अगर तुमसे पूछा जाए कि बी से सी में कितना स्पीड में बढ़ोतरी हुआ, है ना, 1 घंटा में, तो 1 घंटा में स्पीड में कितना बढ़ा दिख रहा है तुमको, 20 किलोमीटर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दैट इज एक्सीलरेशन। व्हाट इज एक्सीलरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय, बता गया समझ में, 80 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर यूनिट है। बता रहा समझ में। तो भाई तो ये पता चला कि एक्सीलरेशन का मतलब होता है स्पीड में बढ़ जाना। अच्छा, डी एक्सीलरेशन का मतलब स्पीड में घट जाना, जिसे हम रिटार्डेशन के नाम से भी जानते हैं। बात आ रहा है समझ में यहाँ तक। तो समझ गए भाई कि क्या है फिजिकल क्वांटिटी, क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी और क्या है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो ये समझे फिजिकल क्वांटिटी उसे कहेंगे जिसे हम मेजर कर सकते हैं, और उसमें भी 2 पार्ट है, एक फंडामेंटल और एक डिराइव्ड क्वांटिटी है ना, उसे हम मेजर कर सकते हैं, है ना। तो ये फिजिकल क्वांटिटी पढ़िए। सवाल मेजर कर सकते हैं, किस चीज में मेजर कर सकते हैं, जो चीज में हम मेजर करते हैं उसको क्या कहते हैं, यूनिट्स। एग्जैक्टली, दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूनिट्स। अब ये भी लग रहा हो कि यूनिट हम जानते हैं, सच में, चलो देख लेते हैं। सच में पता है कि यूनिट के बारे में हम जानते हैं, बहुत ही छोटा चीज पढ़ा रहे हैं ना, देखते हैं यूनिट के बारे में हमें कितना आता है ना। क्या लगता है क्या है यूनिट, हाँ बोलो बोलो, यूनिट्स क्या है। बोलो क्या है यूनिट्स, क्या है यूनिट्स। हाँ सर, लेंथ का मीटर होता है, और टाइम का सर सेकेंड होता है, ये होता है वगैरह होता है क्या यूनिट। व्हाट इज यूनिट, डोंट से प्रॉपर्टी अगेन कि इसका ये होता है इसका वो होता है। एक्चुअली क्या है यूनिट, डू यू नो व्हाट इज यूनिट, बोलो। अच्छा, यूनिट एक्चुअली में क्या है, यूनिट कोई सिंबल होता है सर, है ना, कि कोई बॉडी होता है, क्या होता है यूनिट, सिंबल होता है, बिल्कुल नहीं, बॉडी होता है। यही गलती कर रहे हैं। अरे
अरे सर यूनिट तो सिंबल होता है ना, लेंथ का मीटर है ना, वो तो सिंबल है ना, और आपका टाइम का सेकंड है ना, ये सब क्या है? समझते हैं बाबा, यूनिट एक बॉडी है, बॉडी। क्या मतलब है, अब आगे देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं यूनिट क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं यूनिट को समझाने के लिए। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये पेन है, दिख रहा है ना ये पेन, और ये पेन के ऊपर इसका कैप लगा हुआ है ना। थोड़ा देर के लिए एज्यूम करो, ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा। थोड़ा देर के लिए मान लो कि ये जो कैप है भाई, है ना, ये ऐसा कैप सबके पास प्रेजेंट है। मिसाल के तौर पर किसी हिसाब से क्या हुआ कि सबके पास इतना ही बड़ा कैप है, ना इससे छोटा ना इससे बड़ा, इतना ही साइज का सबके पास कैप है ना, और कैप है और किसी का पेन भुला गया है। ध्यान से समझना, और अभी कोई लेंथ और पेन के बारे में उतना जानता नहीं है, मतलब सब लोग बहुत ही बैकवर्ड हम एरिया में चले गए हैं, या फिर ऐसे जगह में चले गए जिसको कुछ लेंथ उनके बारे में मालूम नहीं है ना। एक स्टाइलस है और एक पेन है, तुमको दिख रहा है किसका हाइट ज़्यादा है भाई? स्टाइलस का, है ना, भुला गया है। और कोई बताना चाहता है कि मेरा पेन खो गया है, लेकिन वो जानता नहीं है कि इसको स्टाइलस और इसको पेन बोलते हैं। सवाल है कैसे बताएगा? लेकिन सबके पास ये कैप है, सबके पास ये कैप है। बोलेगा क्योंकि अगर वो नापा हुआ होगा, इसका कितना लंबाई है भाई? एक कैप, दो कैप, तीन कैप, चार कैप, इसका लंबाई कितना है? एक कैप, दो कैप, तीन कैप, चार कैप, पांच कैप या साढ़े, चलो मान लेते हैं इसका 5 कैप, इसका 4 कैप। बोला भाई क्या भुलाया है? यार मेरा वो बॉडी भुलाया है ना जो 4 कैप लंबा है। किसके बारे में बात कर रहा है? पेन के बारे में। 4 कैप लंबा है। सवाल है 4 कैप क्या है? इसका यूनिट, इसका यूनिट है, लेंथ का यूनिट है 4 कैप। और कैप सिंबल है कि बॉडी है? बॉडी है। बात आ रहा है समझ में? दिस इज बॉडी टू मेजर द लेंथ ऑफ ए पेन। इसका मतलब अगर मिसाल के तौर पर लेंथ का यूनिट मीटर नहीं था और पहली बार लेंथ को हम देख रहे हैं, तो मेरा मन, मान लो कि हम साइंटिस्ट है भाई, है ना, मेरा मन हम रख दिए लेंथ का यूनिट अब से क्या कहेंगे? कैप कहेंगे। इसका लंबाई 4 कैप और इसका लंबाई 5 कैप। इसका मतलब द यूनिट ऑफ लेंथ इज कैप। अब बताओ कैप क्या था? सिंबल की बॉडी। बात आया समझ में? ये छोटा सा चीज है लेकिन एक डिफरेंट स्टाइल में। बात आ रहा है समझ में? अब वही चीज को तुम ध्यान से समझना। जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे कैप के बारे में, है ना, तो अब यहाँ ध्यान से समझना कि कैप क्या था? एक कंपेयरिंग बॉडी था, है ना, एक छोटा कंपेयरिंग बॉडी जिससे बड़े बॉडी को क्या किया जा सके? कंपेयर किया जा सके। देन नाउ कम्स टू द डेफिनेशन ऑफ यूनिट, कि यूनिट क्या कहेंगे? एन आर्बिट्रेरी चूजन स्टैंडर्ड, मतलब एक मन से चूज किया गया एक स्टैंडर्ड, है ना, जिससे चीजों को कंपेयर किया जा सके, दैट इज नोन एज यूनिट। एन आर्बिट्रेरी चूजन स्टैंडर्ड टू कंपेयर द थिंग्स इज नोन एज यूनिट। बताया समझ में? देन व्हाट इज यूनिट? व्हाट इज यूनिट? इट इज द, बता रहा समझ में? इट इज द arbitrary chosen standard to compare different bodies body with it। ये है यूनिट। आ गया समझ में? बात आ गया ना समझ में? तो इसे हम कहते हैं भाई यूनिट। तो ये आर्बिट्रेरी चूजन स्टैंडर्ड है। बात आया ना? अब तुम्हें हम दिखाते हैं कि इसका क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है। ये दिख रहा है ना? और क्या सब के सब सिंबल है कि सब के सब बॉडी? सब के सब बॉडी है भाई। यार्ड भी एक स्केल है, इंच भी एक स्केल है, टेबल स्पून बोलते हो ना, मम्मी बोलती है ना कितना नमक चाहिए, या यूट्यूब में वीडियो देखते हो ना भाई, है क्या बोलते? इतना टेबल स्पून लगेगा, क्या? सोल्ट। तो टेबल स्पून इज कंपेयरिंग बॉडी। क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं, है ना। तो अभी नमक को किससे मेजर किया जा रहा है? किससे कंपेयर किया जा रहा है? स्पून से। तो टेबल स्पून उसका यूनिट हो गया उस प्रेजेंट ऑफ टाइम पे। बात आ गया समझ में? उस इंचेस, कप, है ना, एक कप ऑफ टी, ये सब बोलते हैं ना, नहीं बोलते हैं?
पिंट, पिंट जनरली यूनिट है दूध को कंपेयर करने के लिए। पिंट का शायद होता है 1/8 ऑफ गैलन। ये जो है ना, एक गैलन में कितना आएगा, वो 1/8 टाइम्स जो होता है एक गैलन होता है। और जो क्वार्ट होता है वो 2 पिंट होता है। 2 पिंट, 2 पिंट का मतलब होता है कि 1/4 ऑफ द गैलन, है ना, ये होता है। बाकी आप चेक कर लेना, किलोग्राम, ऑन्स, ये वेट का यूनिट है ना, मतलब कितना भार है, कितना वजन है ना। ये ऑन्स एक यूनिट है और एक पाउंड एक यूनिट है ना। ये समथिंग कितना ग्राम है मुझे याद नहीं है, उतना अच्छे से देख लेना, है ना। और ये अराउंड 450 प्लस कुछ ग्राम होता है, और ये हम लोग का अराउंड समथिंग कुछ 40-50 ग्राम तरफ होता है, उतना याद नहीं, एक ऑन्स देख लेना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सब के सब एक कंपेयरिंग बॉडी है ना, चीज़ों को कंपेयर करने के लिए। चलो यूनिट को दूसरे अंदाज में समझते हैं, है ना, बहुत मज़ा आएगा। मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं, हमारे पास है ना एक शीशो है, ठीक है, मान लो इस तरह से एक शीशो है ना, और एक बहुत बड़ा है और बहुत ही मजबूत शीशो है ना। अब क्या किए, एक हाथी बेचने वाला आया, है ना। अगर हाथी बेचने वाला आया और उसे चाहिए कुछ बकरियां, गोट्स, है ना, उसे कुछ बकरियां चाहिए। अब उस ज़माने में, पहले ज़माने में क्या होता था भाई, चावल के बदले चावल, ये सब होता था ना सिस्टम। अब उसे हाथी के बदले उसके जैसा चीज़ चाहिए, लेकिन मेज़र करने के लिए कोई चीज़ नहीं है। मिसाल के तौर पर वो हाथी बेचने वाला उन बकरी वाले के पास गया जिसके पास लकीली हर बकरी सेम साइज और सेम वेट के थे। मिसाल के तौर पर हर बकरी सेम साइज और सेम वेट के थे। तो हाथी वाला बोला कि बकरी दो, बकरी दो। तो बकरी वाला क्या बोलेगा, एक बकरी ले जाओ। मारेगा नहीं हाथी वाला, बोलेगा हम इतना बड़ा जानवर दे रहे हैं बाबा, तुम एक तो बकरी दे रहे हो, कैसे होगा, हम इतना भारी दे रहे। तो वो क्या बोलेगा, वजन करते हैं पहले। तो शीशों में हाथी को बैठा दिया एक जगह, और दूसरे जगह एक बकरी को, क्या उठेगा नहीं, बैलेंस होगा नहीं। वो डालते गया बकरियां को, डालते गया। एक वक्त आएगा जब हाथी और बकरियां, बहुत सारी बकरी और एक हाथी जब लेवल में आ जाएंगे तो बोलेगा हाँ अब इंसाफ की बात है ना। फिर सवाल है, मान लो अगर 200 बकरियां, 200 गोट्स, है ना, वन एलिफेंट के सामने चढ़े हैं, जिसके वजह से क्या हुआ, एलिफेंट और 200 गोट्स का जो वजन एग्जैक्टली बराबर हो गया। देन टेल मी, उस टाइम यूनिट कुछ नहीं है, वेट का कुछ यूनिट नहीं है, मास का कोई यूनिट नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज द मास ऑफ वन एलिफेंट, यू कैन से इट इज 200 गोट्स। नाउ अगेन 200 गोट्स इज अ बॉडी, इट इज नॉट अ सिंबल। बताया समझ में, किलोग्राम। अच्छा फिर किलोग्राम क्या है सर, आगे बढ़ाएंगे, आगे बताएंगे कि ये 1 किलोग्राम सर क्या चीज़ है, और उसको कैसे पता चला कि ये 1 किलोग्राम होगा, ये भी बात बताएंगे, घबराने का नहीं है। ये बात आ गया सबको समझ में, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टीज है कुछ यूनिट का, है ना। यूनिट हम किसी चीज को भी नहीं चुन सकते हैं भाई, हाँ ठीक है, कंपेयरिंग चीज को चुन सकते हैं, लेकिन कोई भी कंपेयरिंग चीज को अगर चुनेंगे तो उसका वैल्यू बदलना नहीं चाहिए। वैल्यू बदलेगा तो फिर क्या होगा, फॉर एन एग्जाम्पल, तुम 1 किलोग्राम का कोई चीज लाए हो, है ना, और उसका वेट 1 किलोग्राम, तो उससे तुम क्या कर रहे हो, सब्जी को अपना नाप के बेच रहे हो। लेकिन वो चीज क्या होता है ना, मॉइस्चर की वजह से खराब हो सकता है। मान लो लोहे का है, पूरा रस्ट जम सकता है उस पर। रस्ट जमने के बाद वेट में चेंजेस आएगा या नहीं आएगा, क्या वो 1 किलोग्राम रह जाएगा, क्या नहीं रहेगा ना। तो फिर उसको हम बोलेंगे यूनिट, क्या नहीं, यूनिट में धांधली नहीं होना चाहिए। वो जो है वो कहीं, चाहे इंडिया में रहे तो उतना ही वेट होना चाहिए, फॉरेन में रहे तो उतना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं होना चाहिए, तभी यूनिट कहेंगे। तो यूनिट का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है ना। सबसे पहला प्रॉपर्टी भाई यूनिट का ये है कि यूनिट शुड बी ऑफ सम सुटेबल साइज। इसका क्या मतलब है, यूनिट जो है वो सुटेबल साइज का होना चाहिए, तभी जाके हम एक यूनिट बनाना चाहिए। एक्चुअली ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनिट जो लिखा हुआ है बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, समझना होगा, है ना, कि सुटेबल साइज होना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल कि हम कोई चीज़ का यूनिट बनाएं, एक्चुअली ये प्रॉपर्टी जनरली हमारा एसआई यूनिट के बारे में ज़्यादा बताता है, आगे पढ़ेंगे, बट फिर भी हम बता दे रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल, हमारा मास का जो यूनिट है, ये प्रॉपर्टी एसआई यूनिट के बारे में है ना, यूनिट के बारे में नहीं है, एसआई यूनिट के बारे में है। तो पहले एक काम करते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट समझ जाते हैं, उसके बाद ये प्रॉपर्टी को समझते हैं। क्लियर है, पहले सिस्टम ऑफ यूनिट समझ जाते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी एसआई यूनिट का है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट कितने प्रकार के होते हैं, है ना। अभी तो पता चल गया कि यूनिट है, लेकिन हम समझे यार लेंथ को किलोमीटर में भी मापा जा सकता है, मीटर में भी, सेंटीमीटर में भी, सब में मापा जा सकता है। तो कितने कितने सिस्टम्स है जो हमारे कोर्स में, है ना। सबसे पहला सिस्टम है FPS यूनिट, दैट इज फुट
पाउंड सेकेंड यूनिट, जिसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। बताया समझ में, ये ब्रिटिश का देन है ना। तो ये क्या क्या कहते हैं इसको, फुट, पाउंड, है ना, और सेकेंड यूनिट, है ना। तो मतलब चीज़ों को पहले क्या, लेंथ को किस में मेजर किया जा रहा था, फुट में, है ना। फिर वेट को किस में मेजर किया जा रहा था, है ना, मतलब मास को, सॉरी, है ना, मास को पाउंड में और टाइम को सेकेंड में। उसी तरह से बाद में एक यूनिट आया जिसमें हम क्या कर रहे थे, लेंथ को किस में मेजर कर रहे थे, सेंटीमीटर में। बात आ रहा है समझ में, इसको सेंटीमीटर में, और तुम्हारा मास को ग्राम में, और फिर क्या हुआ तुम्हारा टाइम को सेकेंड ही था, ठीक है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ इन दो यूनिट से, प्रॉब्लम क्या हुआ मतलब बताते हैं। फॉर एन एग्जांपल, तुम इंडिया में हो, इंडिया में लोग, क्योंकि इंडिया में उस ज़माने में पहले ब्रिटिश का शासन था, तो ऑब्वियसली हमें जहाँ तक पता है कि इंडिया में FPS चलता होगा उस समय, क्योंकि बहुत दिन तक चला है ना। तो जब ब्रिटिश का रूल था इंडिया में, तो फुट, पाउंड, सेकंड यूनिट चल रहा होगा इंडिया में। अभी मान लो कि हमें चाहिए दूसरे कंट्री से, यूरोप वगैरह से, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से, कोई कंट्री से हमें कुछ सामान खरीदना। मान लो कि हम एक बिजनेसमैन है जो कि हम डिफरेंट कंट्री से कपड़े का धंधा करते हैं, है ना। तो अगर मान लो हम कपड़े का धंधा करते हैं भाई, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो इंडिया में हमारा चल रहा है फुट में, हम कपड़े को भी फुट में नाप रहे हैं, मिसाल के तौर पर लेंथ कपड़े का फुट में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। और लेकिन वहाँ जो मेज़र कर रहे हैं वो लोग, सपोज मान लीजिए मीटर में मेज़र कर रहे हैं, तो वहाँ से वहाँ का आदमी फ़ोन किया कि मुझे कुछ कपड़ा चाहिए, अब दीजिए, और मुझे ये बात पता नहीं है कि वो लोग मीटर में नापते हैं, है ना। मुझे लग रहा है कि हाँ भाई हम फुट में नाप रहे, तो पूरा दुनिया भी फुट में मेज़र कर रहा होगा। तो हम बोले कि, वो बोले कितना लंबा कपड़ा चाहिए, तो हम दे दिए अपने से। मान लो कि हम बोल दिए कि 50 लंबा, हम यूनिट नहीं बता रहे, क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं भाई, पूरा दुनिया में सेम यूनिट चल रहा होगा, है ना। 50 लंबा है भाई कपड़ा मेरा, है ना। वहाँ जब देखेगा यार 50 कहाँ है लंबा, ये तो छोटा है, मीटर फुट से ज़्यादा होता है, ये 50 लंबा कहाँ है, ये तो धांधली कर रहा है। हम बोले 50 लंबा, बोला नहीं ये 50 लंबा नहीं, कम है। वो मान लो मिसाल के तौर पर बोल रहा है कि वो नहीं 30 लंबा है, हम बोले नहीं 50 लंबा है, तो बहस होगा दोनों में, है ना। वो बोलेगा तुम गलत बोल रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो, हम बोलेगा प्रूफ भेज दे रहे खींच के फोटो, वो भी बोलेगा हम प्रूफ भेज दे रहे खींच के, अगर फोटो है तो, है ना। तो वो बोलेगा भेज देंगे। सवाल ये है दोनों में लड़ाइयाँ होगा या नहीं होगा, दोनों सेटिस्फाइड एक दूसरे से नहीं होगा कि भाई कौन सही है कौन, तो उसको लगेगा वो सही हो, लेकिन क्या दोनों में से कोई गलत है, नहीं, दोनों सही है, बट उसके बाद भी लड़ाई है या नहीं है। फिर सवाल ये कि हमें तो एक ऐसा यूनिट चाहिए ना जो पूरा दुनिया उसको माने और पूरा कारोबार उसी पे चले। बात आया समझ में, ताकि कोई लड़ाई नहीं हो और पूरा इंटरनेशनली वो यूनिट क्या हो, एक्सेप्टेड हो, एंड दैट यूनिट इज नोन एज SI यूनिट। बताया समझ में, इसीलिए एक नया यूनिट बनाने का जरूरत पड़ा, है ना, जिसको बनाया गया था इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स। एक कम्युनिटी बनाया गया था थ्रू वर्ल्ड से, लोगों का कम्युनिटी, और वो आपस में डिस्कस किए, बोले एक यूनिट को चुनते हैं, समझे। और उस यूनिट को जो चुने, उस यूनिट का नाम हम रख रहे हैं SI यूनिट, जिसको MK सिस्टम भी कहते हैं। बोले तो लेंथ को नापा जाएगा मीटर में, मास को नापा जाएगा तुम्हारा किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में, इसीलिए MKS यूनिट कहते हैं। सेकंड में तो कोई बहस ही नहीं था, तो क्यों चेंज करेंगे, है ना। तो सवाल ये है SI यूनिट में फिर ऐसा नाइंसाफी काहे के लिए, मास को मीटर में, वेट को किलोग्राम में काहे, ठीक है। मास को लेंथ को मीटर में काहे, लेंथ को किलोमीटर करना चाहिए, अगर यहाँ पे किलोग्राम कर रहे तो उसको किलोमीटर करना चाहिए, अगर यहाँ पे मीटर कर रहे तो यहाँ ग्राम करना चाहिए। ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हैं ये लोग, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि यूनिट को कैसे चुनना चाहिए, वही है प्रॉपर्टी ऑफ SI यूनिट। बच्चा लोग, यही है प्रॉपर्टी ऑफ SI यूनिट। देखो अब समझो कि SI यूनिट क्या सोच के वो लोग बनाए, है ना। बोले कि SI यूनिट कैसा होना चाहिए, सुटेबल साइज का होना चाहिए। अब सुटेबल साइज का क्या मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पर भाई 1 किलोग्राम जो वजन है उसका इतना वजन होना चाहिए जो डे टू डे लाइफ में हमारा यूज़ में आना चाहिए, डे टू डे लाइफ में यूज। फॉर एग्जांपल कोई भी सब्जी खरीदने जाता है, मिडिल क्लास लोग वाला, जनरली कितना बोलता है, 1 किलोग्राम दीजिए, जनरली बोलता है ना, 1 किलोग्राम में काम चल जाता है। तो 1 किलोग्राम का साइज क्या है, इनफ है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। मिसाल के तौर पर अगर ये लोग 1 ग्राम SI यूनिट रख देते, 1 ग्राम को SI यूनिट मानते, सब्जी दुकान में बोलते कि 1 ग्राम दीजिए, कैसा लगता, समझ रहे हो ना। अरे कोई साइज ही नहीं है 1 ग्राम, समझ रहे हो। अगर बोलता 1 टन,
1 टन अगर स्टैंडर्ड यूनिट होता और सबको 1 टन ही पता है, एसआई में पूरा फैल गया 1 टन, तो कैसे सब्जी खरीदने तुम जाते? सब्जी दुकान वाला बेचारा जिसको मैथ्स नहीं आता, उससे अगर तुमको उतना वजन चाहिए जितना 1 किलो का भार होता है, लेकिन तुमको एसआई यूनिट क्या पता है? 1 टन। क्या बोलते भाई? क्या बोलते दुकानदार को, है ना? 1/1000 टन हमको आलू दीजिए। दुकानदार बेचारा मैथ्स करते रहता है कितना होगा साइज, बात आ रहा है समझ में? तो उसको क्या होना चाहिए भाई? स्टैंडर्ड साइज होना। इसीलिए बोले 1 किलोग्राम ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, इसीलिए मास का जो यूनिट होगा वो किलोग्राम रखा जाए एसआई में, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। बात आ गया समझ में? अब आया लेंथ का, है ना? कपड़ा खरीदने जाओगे, बोलोगे क्या 1 किलोमीटर का कपड़ा दीजिए, ज़्यादा हो जाएगा ना। 1 सेंटीमीटर का कपड़ा दीजिए, छोटा हो जाएगा ना। 1 मीटर क्या है? जेन्युइन साइज है ना? साइज ना बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए, इसीलिए मीटर का साइज जेन्युइन है, इसीलिए किलोमीटर को एसआई रखा गया। किसको रखा गया भाई? मीटर को एसआई रखा गया। बात आ गया समझ में? यहाँ तक बात क्लियर हो गया? तो ये क्या होना चाहिए? सुटेबल साइज का होना चाहिए। दूसरा, द यूनिट मस्ट बी वेल डिफाइंड, है ना? मतलब परफेक्टली डिफाइंड होना चाहिए, है ना? अब देखो तो गलती कर दिया था, वो फुट बोल ही नहीं रहा था और यहाँ पे मीटर बोल ही नहीं रहा था। अगर सही से नहीं डिफाइन करेंगे 1 मीटर कितना होता, एक ये कितना नहीं होता, जो होना चाहिए ना कि 1 मीटर का साइज कितना होना चाहिए, 1 फुट का साइज कितना होना चाहिए। क्यों कपड़ा दुकान में दोनों में बहस हुआ था? क्योंकि दोनों वेल डिफाइंड, दोनों आपस एक दूसरे में नहीं थे। समझ में आया बात? उसी तरह से यूनिट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल, है ना? मतलब क्या है? जो हम यूनिट बनाते हैं ऐसा होना चाहिए कि उसको हम दोबारा बना सकें। किसी वजह से अगर यूनिट खराब हो गया, है ना, तो उसे हम दोबारा बना सकें। ऐसा यूनिट बनाओ कोई चीज़। फॉर एग्जांपल हम एक मीटर स्केल बना दिए, तो हमें ये टेक्निक पता होना चाहिए कि दोबारा हम मीटर स्केल उतना ही लंबा कैसे बनाएं, नहीं तो कोई काम का चीज़ वो नहीं है। बताया समझ में? अब यहाँ पे बात आया कि वो जो है ना, इट शुड नॉट चेंज विथ प्लेस, है ना? कि ये प्लेस के हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर हमारा इंडिया का 1 मीटर इतना है, फॉरेन का 1 मीटर इतना, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 मीटर का मतलब इतना, वो कोई भी थ्रू आउट वर्ल्ड कहीं भी चल जाओ 1 मीटर उतना ही होना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, कहीं भी चल जाओ, तभी जाके हम उसको यूनिट मानेंगे, है ना? उसी तरीके से द यूनिट शुड नॉट चेंज विथ फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर। यूनिट जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर से चेंज नहीं होना चाहिए। सर टेम्परेचर प्रेशर से कोई चीज़ चेंज होता है क्या? होता है ना भाई। घर का दरवाज़ा गौर किए हो, बारिश के मौसम में कुछ अलग रहेगा, ठंड के मौसम में कुछ अलग रहेगा। अरे टाइट नहीं हो जाता दरवाज़ा क्या, फिर ढीला हो जाता है? गौर किए हो कि नहीं? मतलब ये है कि भाई फिजिकल कंडीशन में भी बॉडी में चेंजेस आ सकता है। तो ऐसा बॉडी बनाओ कि उसमें फिजिकल कंडीशन का कोई प्रभाव। अब लोहा का बना देगी तो रस्ट लग जाएगा तो क्या करोगे? बता रहे हैं ना समझ? ऐसा करोगे फिजिकल कंडीशन से कोई चेंज नहीं आए यूनिट, ऐसा बनाओ। क्लियर है? उसके बाद द यूनिट मस्ट बी इजीली कंपेरेबल एक्सपेरिमेंटली विथ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, है ना? तो अगर हम यूनिट क्या होना चाहिए, ऐसा बनाओ कि जो हम आसानी से एक्सपेरिमेंटली उस क्वांटिटी के साथ कंपेयर कर सकें। तो ये था भाई प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट, है ना? तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, वो है हमारा कि अभी हम लोग समझ गए यूनिट्स के बारे में। पहला फिजिकल क्वांटिटी क्या था, यूनिट क्या था, है ना, उसके बारे में समझ गए। फंडामेंटल डिराइव्ड समझ गए, क्वांटिटी क्या होते हैं। तो फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी के भी तो कुछ यूनिट्स होंगे, है ना? तो किसके बारे में बात करेंगे? एसआई, क्योंकि अब हम एसआई समझ गए। अब हम उनके एसआई यूनिट के बारे में बात करेंगे। जो भी लिखा हुआ कौन सा यूनिट लिखा हुआ है? एसआई। और ये फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में लिखा हुआ है। किसके बारे में लिखा हुआ है? फंडामेंटल क्वांटिटी, जो किसी से डिराइव्ड नहीं हुए हैं। लेंथ का भाई क्या है? मीटर, सिंबल एम, है ना? किलोग्राम का केजी, सेकंड का एस, केल्विन का कैपिटल के, एम्पियर का कैपिटल ए, कैंडेला, है ना? अच्छा, लुमिनस इंटेंसिटी को, है ना, किसमें मेजर किया जाता है? कैंडेला में, है ना? स्मॉल सी डी, है ना? मोल को मोल में। एक बात गौर किए हो, यहाँ पे ध्यान से देखना, क्या होता है ना कि जब भी यूनिट लिखा हुआ रहता है, फॉर एन एग्जाम्पल ये देखो ना, एम्पियर है ना, कैपिटल ए लिखा हुआ है लेकिन नाम को स्मॉल ए से लिखा हुआ है। क्या उसका भी कुछ राज है क्या? हाँ है। इसके पीछे भी फिजिक्स में कारण है कि ये स्मॉल लेटर में क्यों लिखा हुआ है एम्पियर, कैपिटल लेटर में क्यों नहीं लिखा हुआ। मतलब पहला ए जो है वो कैपिटल क्यों नहीं है ना? उसी तरह केल्विन में स्मॉल के है, ये स्मॉल के, है ना? सवाल सर ऐसा क्यों? जब कोई यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे पड़े ना, और उस यूनिट को पूरा नाम लिखो ना,
तो भाई कैपिटल लेटर नहीं लिखने का चाहिए। क्यों नहीं चाहिए वो भी समझाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम फोर्स का यूनिट क्या होता है भाई, न्यूटन। एक सिंबल लिखेंगे तो कैपिटल एन लिखते हैं, लेकिन पूरा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, न्यूटन। डोंट राइट न्यूटन, इट इज नॉट यूनिट, इट इज यूनिट। क्यों? क्योंकि इंग्लिश ग्रामर कहता है कि कभी भी इंग्लिश में वर्ड्स या सेंटेंसेस लिखो तो जो भी किसी व्यक्ति का नाम आए तो उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करो। तो जो हम लिख रहे हैं वो नाम लिख रहे हैं कि यूनिट लिख रहे हैं, यूनिट लिख रहे हैं। तो यूनिट लिखने से क्या लिखना होगा, स्मॉल लेटर, तब समझ में आएगा अच्छा ये यूनिट है, ये नाम नहीं है। बात आया समझ में? अब देखो बहुत सारे टीचर होंगे जब पूरा लिख दोगे शायद सही कर दे, बट ये सही नहीं है। अगर नाम साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट बना हुआ है तो भाई स्मॉल लेटर से होना चाहिए, पूरा लिख रहे हैं तो, और नहीं तो फिर सिंबल लिखना है तो जैसा सिंबल दिया हुआ है वैसे ही लिखना है। क्लियर है? तो ये क्वांटिटी तो समझ गए थे, लेकिन ये सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट कुछ है। क्या सप्लीमेंट्री? कुछ एडिशनल है ना। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, इन चीजों को समझते हैं, है ना, कि प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है। देखो प्लेन एंगल तुम जानते हो, वो जो एंगल डिग्री में नापते हैं चीज़ों को, है ना। सवाल है वो क्या होता है भाई, कैसे नापते हैं, डिग्री क्या है ना। कुछ भी ले लो भाई, मान लो कि यहाँ पे हमारे पास है ना एक स्टिक या एक रोड रखा हुआ है, ठीक है। अगर इस पॉइंट में कोई एक इंसान खड़ा हुआ है एक पॉइंट पे और इसको देखना चाहता है, पूरा को देखना चाहता है, तो उसके आइज से जो रेज निकलेंगे कुछ एंगल बनाएंगे, उसके लिए कुछ एंगल बनाएंगे ना। सवाल है तो उस एंगल को जो हम लोग तुम 10th में ही पढ़े हो डिग्री में मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं ना, लेकिन डिग्री हमारा एसआई यूनिट नहीं है। एंगल का एसआई यूनिट क्या है, रेडियन। बता रहा है समझ में? अब ये रेडियन क्या है, घबराने का बात नहीं, हम ये भी समझाएंगे, है ना, कि एक रेडियन का मतलब क्या होता है, व्हाट डज ए रेडियन मीन्स, है ना। तो भाई जब अगर मान लो इसको हम निकालना है तो हम लिखते हैं थीटा को वैल्यू निकाल लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके। उसी तरह से मान लो अगर ये एक सर्कल का पार्ट है, मतलब सपोज ये सर्कल का एक सेंटर है ना, तो ये अगर मान लो एक सर्कल का सेंटर से देख रहे हैं, मतलब जो इंसान खड़ा है उसे क्या कर दिए हम, एक सर्कल बना दिए, तो ये सर्कल का क्या हो जाएगा भाई, आर्क हो जाएगा ना, आर्क हो जाएगा ना। और ये सर्कल का क्या हो जाएगा, है ना। क्या क्लास 10 में पढ़े हो लेंथ ऑफ आर्क थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, पढ़े हो या नहीं पढ़े, पढ़े हो ना। एग्जैक्टली क्या पढ़े हो क्लास 10 में, तुम्हारा लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू क्या पढ़े हो, थीटा बाय 360 इंटू, यही पढ़े हो ना। बात आ रहा है समझ में? अब यहाँ पे बात समझना भाई, 360 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट कर दें, है ना, आगे बताएंगे ये प्रूफ कहाँ से आया वो बताएंगे। इसको अगर हम ये डिग्री में सोल्व होता है, किस में होता है, अगर कोई चीज़ डिग्री में दिया हुआ है तो, कोई चीज़ डिग्री में दिया तो ऐसे करते हैं, क्योंकि क्लास 10 में किस में पढ़ रहे थे, डिग्री में। बट अगर रेडियन में लिखा हुआ है तो हमको लिखते हैं एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, या तुम्हारा क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर। ये फॉर्मूला एल इक्वल टू थीटा इंटू आर। यहाँ पे थीटा किस में है, रेडियन में। अगर रेडियन में है तो इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला डालने का नहीं है, डायरेक्टली डालना होगा थीटा इंटू आर। अब सवाल होगा सर क्या होता है रेडियन, है ना। रेडियन वो एंगल है जिसमें आर्क का लेंथ और रेडियस, है ना, वो सेम हो जाए। मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, यहाँ से थीटा इक्वल टू एल बाई आर आएगा। बताया समझ में? अगर यहाँ पे थीटा इक्वल टू एल बाई आर आया, अगर मान लो एल का वैल्यू मतलब ये लेंथ ऑफ आर का वैल्यू जितना है और ये रेडियस भी उतना ही लेंथ का है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, है ना, उसको कहते हैं 1 रेडियन। तो 1 रेडियन इज एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ सेम लेंथ विद द रेडियस, है ना, विच इज मेकिंग द एंगल। समझे? लेकिन यहाँ मन में अभी भी सवाल होगा कि थीटा इक्वल टू एल बाई आर आया कहाँ से, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर आया कहाँ से, अगर इसको समझना है तो थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझा देते हैं, लेकिन आगे भी बताएंगे इसको। मान लो ये हमारे पास सर्कल है, ये सेंटर है, और यहाँ पे क्या किए हम कुछ पॉइंट लेते हैं, है ना, ये ओ सेंटर है, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, ये तो क्या होगा, आर्क होगा। लेकिन आर्क और डिस्प्लेसमेंट लगभग कम के सट गया जैसा लग रहा है ना। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करें, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। अब सवाल ये सर इसमें से 90 डिग्री कौन है, दोनों तो नहीं दिख रहा यार।
लेकिन मान लो किसी हिसाब से एंगल बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, तो देखो एंगल अगर बहुत ज़्यादा छोटा होगा, ध्यान समझना, एंगल अगर बड़ा है तो ठीक है, लेकिन एंगल छोटा है तो दोनों सीधा होने हो जाएगा ना, दोनों सीधा होने नियरली 90 दिखने लगेगा ना, तो किसी एक को 90 पकड़ सकते हैं अगर चाहेंगे तो, मतलब रफ कैलकुलेशंस के लिए। किसके लिए? रफ कैलकुलेशंस के लिए। तो भाई दोनों में से कोई एक 90 के जैसा दिखेगा, तो अगर जो भी 90 के जैसा, मान लो कि सपोज ये 90 के जैसा दिखा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस, और नीचे वाला बेस हो जाएगा। मान लो बेस का लेंथ कितना है? L, tan थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर L है, सॉरी परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, हाँ ये थीटा के लिए परपेंडिकुलर L है, और मान लो ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री इससे बना तो ये बेस हो जाएगा, और ये क्या है? हाइपोटेनियस है, तो L बाय R हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू। उसी तरह से अगर तुमसे पूछे कि साइन थीटा क्या होगा, तुम बोलोगे सर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो L क्या है? परपेंडिकुलर, थीटा के लिए हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे? R। अरे साइन थीटा tan थीटा सेम हो गया क्या? हाँ, जब एंगल बहुत छोटा होता है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री को जब रफली इस्तेमाल करते हैं ना, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल का वैल्यू क्या आने लगता है? सेम आने लगता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं, ज़्यादा डीप कैलकुलेशन नहीं, क्योंकि तुम लोग अभी 11-12 में हो, तो ज़्यादा मतलब डीप कैलकुलेशन नहीं करना है, थोड़ा रफ कैलकुलेशन करना है। तो टेन थीटा इज नियरली इक्वल टू साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। डायरेक्ट क्या लिखते हैं? थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं? L बाय, इसीलिए फॉर्मूला लिखा था कि थीटा इक्वल टू L बाय R। बात आ गया समझ में? तो व्हाट इज बच्चा लोग के एक हम क्या कहेंगे, व्हाट इज प्लेन एंगल, है ना, कि प्लेन एंगल कैसे, मतलब व्हाट इज 1 रेडियन। 1 रेडियन अगर बोलेंगे तो 1 रेडियन कितना होगा? ये जो आर्क का लेंथ है और रेडियस का लेंथ अगर सेम हो जाए और उससे जितना एंगल क्रिएट होगा सेंटर ऑफ सर्कल से, तो उसे 1 रेडियन कहेंगे। और इन एंगल को हम कहते हैं प्लेन एंगल। क्या कहते हैं? प्लेन एंगल। प्लेन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो 2 डायमेंशनल होते हैं, है ना। हम कल भी समझाए थे तुम लोग को कि प्लेन का मतलब एक सरफेस होता है और उसमें 2 डायमेंशन होते हैं, है ना। तो प्लेन एंगल का मतलब होता है 2 डायमेंशनल एंगल, है ना। अब यहाँ पे क्या है भाई? सॉलिड एंगल, तो ऑब्वियसली ये 3 डायमेंशनल एंगल होंगे। बात आया समझ में? सर कैसे, है ना, समझाते हैं। ये तुम्हारा एक्स्ट्रा चीज़ है ना, बाकी हमारे कोर्स में इसी का यूज़ होगा। ये दोनों एक्स्ट्रा चीज़ है ना, इसीलिए इसको अलग से सप्लीमेंट्री यूनिट्स में लिखा गया है। अब आगे देखो कि क्या होता है सॉलिड एंगल। मान लो सर्कल के जगह, है ना, हम क्या करते हैं, मान लो हमारे पास क्या है ना, एक लाइट का सोर्स है, मान लो, अरे यार यहाँ पे मान लो लाइट का सोर्स है, बहुत ध्यान से समझना। और यहाँ पे हमारे पास सपोज कुछ भी चीज़ है, लाइट का सोर्स है। मान लो यहाँ पे एक तुमको रख दी, हम एक क्यूबॉइड रख दी, है ना। अब ये लाइट का सोर्स से लाइट निकलेगा, हर तरफ से जाएगा, बात आ रहा है समझ में? इस तरह से हर लेंथ पे जाएगा, है ना। और उस लेंथ को वहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ तो धीरे धीरे जाके क्या हो जाएगा, बड़ा होने लगेगा लेंथ। बात आ रहा है समझ में? बात आ रहा है, जहाँ पे स्क्रीन होगा, है ना, उस स्क्रीन पे इसको प्रोजेक्ट कर देगा कि नहीं? बात आ रहा है समझ में क्या बोलना चाह रहे हैं? स्क्रीन में इसको प्रोजेक्ट कर देगा कि नहीं? छोड़ो, इसको प्रोजेक्ट कर देगा ना उस स्क्रीन में। तो अगर इसके सेंटर को, बहुत ध्यान समझना, इसके सेंटर को स्फीयर का सेंटर माने, सर्कल का नहीं, किसका? स्फीयर का सेंटर। तो स्फीयर का सेंटर इस क्यूब से जो प्रोजेक्ट करके उसका क्यूब में जो शैडो बना देगा, है ना, और उससे जो अंदर में जो 3 डायमेंशनली एंगल क्रिएट होगा, उस एंगल को कहते हैं सॉलिड एंगल। क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। तो इससे पहले के मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में समझें, ये जो मन में क्यूरियोसिटी है कि हमारे पास 1 किलोग्राम का जो भार है वो एग्जैक्टली उनको कितना, कैसे पता चला कि 1 किलोग्राम कितना होगा? मिसाल के तौर पर उन्हें कैसे पता चला कि 1 किलोग्राम का वजन कितना होगा? क्योंकि यूनिट तो बना दिए, 1 किलोग्राम स्टैंडर्ड साइज का ऐसा यूनिट बना दिए। अब उन्हें कैसे पता चला कि 1 किलोग्राम का वजन कितना होगा, है ना। तो भाई 1 किलोग्राम का जो वजन पता करने के लिए, जो तुम्हारे हम बताएं अभी, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स का जो कम्युनिटी बैठा था, तो उनके यहाँ समझे ना, एक इरिडियम का और तुम्हारा एक एलॉय बनाया गया था। क्या था? 2 मेटल को बनाया गया था, समझे ना। तुम्हारा इरिडियम था और उसके साथ क्या पता, याद नहीं आ रहा मुझे, है ना। 2 मेटल को बना के एक एलॉय बनाया गया था, लिथियम एंड इरिडियम, है ना, याद आ गया। लिथियम एंड इरिडियम के 2 एलॉय को मिलाया गया था, है ना। जो इंटरनेशनल बोले ना ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स थे,
वो लोग क्या किए थे, लिथियम और इरिडियम के एक अलॉय बनाए थे। अलॉय मतलब समझते हो ना, दो मेटल को मिला दिए, तो दोनों को मिला के क्या हुआ था, एक सिलेंडर के शेप में बनाए थे वो लोग, है ना। और सिलेंडर का शेप में बना के उनका अराउंड, हमको जहाँ तक याद है शायद उनका डायामीटर 3.7 ही था या कितना था, उतना याद नहीं आ रहा, बट वो लोग क्या किए थे, लिथियम और इरिडियम के अलॉय को मिला के एक सिलेंडर बनाए थे और उस सिलेंडर को वजन किए थे, है ना। उसका जितना भी भार था वो बोल दिए इसी का नाम आज से 1 किलोग्राम है। फिर उससे क्या किया, कंपेयरिंग बॉडी बना दिया और पता चल गया कि 1 किलोग्राम कितना होगा। बात आ गया समझ में, क्लियर है कि नहीं। अब सवाल ये है, टाइम का यूनिट कैसे आया, है ना। कैसे लोग सोचे होंगे कि टाइम को कैसे बताएंगे कि टाइम कितना 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 होता है। भाई एक बार गौर करना, जो सूरज है ना हमारे सर के ऊपर होता है, क्या वो पीरियड रिपीट करता है या नहीं करता है, करता है। सूरज एग्जैक्टली सर के ऊपर कब होता है, नून में, है ना, 12, बात समझ रहे हो, 12 o'clock मतलब 12 नून में तुम्हारा क्या होता है, सर के ऊपर पूरा सूरज होता है, तो शैडो क्या होगा, इधर उधर नहीं बिखरेगा, पॉइंट शैडो बनेगा, पॉइंट शैडो बनेगा या नहीं बनेगा। फिर अगले दिन भी एक ऐसा वक्त आता है, फिर से पॉइंट शैडो बनेगा, फिर अगले दिन भी एक ऐसा वक्त आता है, मतलब ये रेगुलर इंटरवल में जो चेंज है वो रिपीट कर रहा है। उसके बाद कुछ नया चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है, एक पॉइंट के बाद वो चीज़ सेम होने लगा है, मतलब कुछ सेक्शन में चीज़ों को हम बांट सकते हैं। तो वहाँ के साइंटिस्ट बोले कि एक नून से लेके दूसरे नून को हम 1 सोलर डे कहेंगे। क्या कहेंगे, 1 सोलर डे कहेंगे। ये टाइम का बड़ा यूनिट पता चला था, ठीक है। फिर पहले ज़माने में क्या था मालूम है ना, वो लोग सूरज को देख के बता देते थे कितना टाइम कितना हुआ, है ना। तो उनमें पता नहीं क्या खासियत था जिसके वजह से वो लोग ये भी बता दिए कि भाई 1 सोलर डे को हम 20 हिस्सों में भी तोड़ सकते हैं और एक हिस्सा को हम कहेंगे 1 आवर। बात आया समझ में। फिर बोले 1 आवर को भी हम 60 पार्ट में तोड़ सकते हैं, है ना, उसको कहेंगे मिनट्स, और 1 मिनट्स को भी 60 पार्ट में अगेन तोड़ सकते हैं, जिसको हम कहेंगे सेकेंड कहेंगे। बात आया समझ में। इस तरह से यूनिट का चेंज हुआ, बात आया समझ में। उसी तरह से लेंथ को भी बनाया गया है क्रिप्टॉन के एक आइसोटोप से। क्रिप्टॉन एलिमेंट है ना, तो क्रिप्टॉन जब क्रिप्टॉन एलिमेंट जब एक्साइटेड हो जाता है ना, तो उससे एक रेडिएशन निकलते हैं, है ना, और उन रेडिएशन से वेव निकलता है जिसे हम वेवलेंथ कहते हैं, है ना। तो उन वेवलेंथ को कुछ उनके पास डिवाइस होगा, उनसे वो क्या किए थे, कंपेयर किए, समझे ना। बहुत सारा डेफिनेशन दिया हुआ, लाइट के स्पीड से भी किया गया है, जहाँ हम जो बता रहे क्रिप्टॉन के बारे में बता रहे हैं, तो उनसे जो रेडिएशन निकला उन रेडिएशन को गिने, है ना। अराउंड तुम्हारा 167063.73 कुछ वेवलेंथ था, उनको कनेक्ट करके देखे कि वो कितना लंबा दिख रहा है, और जितना लंबा दिखा था बोल दिए थे उसी को आज से क्या कहेंगे, 1 मीटर कहेंगे। फिर उसी से कंपेयर करके डिफरेंट 1 मीटर को डिफाइन किया गया। तो ऐसे आया है 1 मीटर, है ना, 1 सेकेंड एंड 1 किलोग्राम। बात आ गया समझ में। तो भाई अब सवाल ये था कि लेंथ को हम मेज़र कैसे करते हैं। पहला जो यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं हम, किसके बारे में, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। हम लेंथ को, लंबाई को कैसे मेज़र करते हैं, है ना भाई। मेज़र करने का डायरेक्ट मेथड भी है और इनडायरेक्ट मेथड भी है, बट आज का जो क्लास का वो लास्ट टॉपिक है हमारा, वो हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इनडायरेक्ट मेथड, है ना। तो भाई तो डायरेक्ट मेथड में क्या है ना, लेंथ का मेजरमेंट में डायरेक्ट मेथड में क्या है। डायरेक्ट मेथड मतलब डायरेक्टली जो मेजर करते हैं, डायरेक्टली क्या क्या है भाई, मीटर स्केल से हम मेजर कर सकते हैं, है ना। मीटर स्केल समझते हो ना। अच्छा, वो मीटर स्केल नहीं जो कपड़ा दुकान में देखते हो, समझे ना, वो तो बहुत छोटा होता है, 1 मीटर का ही होता है ना। तो जो नॉर्मल मीटर स्केल होते हैं उनको, मतलब उसका जो लिस्ट काउंट होता है, लिस्ट काउंट मतलब सबसे कम कितना मेजर करेगा और सबसे ज़्यादा कितना, लेकिन तुम्हें याद रखना है कि सबसे कम कितना मेजर करेगा, वो आगे काम आता है। लिस्ट काउंट क्या है सर, एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है, हम जब आगे पढ़ाएंगे तो समझाएंगे। बताया समझ में। तो इसका जो लिस्ट काउंट है वो 10⁻³ मीटर, मतलब 1 मिलीमीटर। मीटर स्केल सबसे कम कितना मेजर कर सकता है, 1 मिलीमीटर, और सबसे ज़्यादा शायद 100 मीटर। मेरे को देखना पड़ेगा, ये मीटर स्केल का बात कर रहे हैं, वो दुकान कपड़ा दुकान वाला नहीं, है ना। सबसे ज़्यादा 100 मीटर, लेकिन हमें क्या रखना है, लिस्ट काउंट याद रखना है। दूसरा डिवाइस है भाई वर्नियर कैलिपर, है ना। अरे अब बोलोगे सर नहीं देखें सर क्या होता है, कोई बात नहीं, है ना, वर्नियर कैलिपर भी दिखा देंगे। क्या हो गया भाई, तो देख लेते हैं भाई, है ना। अब देखेंगे कि ये वर्नियर कैलिपर क्या है, उसके बाद समझेंगे, है ना, तब समझ में आएगा चीज़ें। देखो ये जो डिवाइस है इसको कहते हैं वर्नियर कैलिपर, देख रहे हो ना, तो इसको हम कहते हैं भाई वर्नियर कैलिपर। इस तरह का डिवाइस होता है, शायद देखे होगे तुम,
है ना। अपने फिजिक्स लैब में जाओगे, है ना, तो तुम ये देखोगे ये वर्नियर कैलिपर होता है, इन दोनों जाओ के बीच में चीज़ों को रखा जाता है और उसके साथ चीज़ों को नापा जाता है। इतना याद रखने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम जेई और नीट के लिए प्रिपेयर हो रहे हो देन ज़रूरत पड़ेगा, है ना, लेकिन अगर बोर्ड लेवल में तो उतना कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बट इन जॉ में क्या होते हैं, चीज़ों का हम आउटर डायमीटर निकाल सकते, आउटर डायमेंशन निकाल सकते हैं, इससे इनर डायमेंशन। इनर डायमेंशन नहीं समझ में आया ना, मिसाल के तौर पर एक कप है, सिलिंड्रिकल कप है, अंदर में गड्ढा है ना कप में, तो जब बाहर इसमें रखोगे तो बाहर का जो सिलिंड्रिकल डायमीटर होगा, बाहर का आउटर डायमीटर ये बताएगा, और ये इस तरह से मुड़ा हुआ है, इस तरह से ऐसे मुड़ा हुआ है, मतलब इसको अंदर में डाला जा सकता है ना। एक होल है ना, ये होल के अंदर में से बैठ जाएगा, ये अंदर में बताएगा कि इनर डायमीटर कितना है, तो ऊपर में इनर डायमीटर, अंदर में आउटर डायमीटर, बताया समझ में। तो इनर डायमेंशन, आउटर डायमेंशन, इसको कहते हैं वर्नियर स्केल और इसको कहते हैं मेन स्केल, है ना। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो बात समझेंगे इसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका लीस्ट काउंट, ये सबसे कम कितने छोटा चीज को नाप सकता है भाई, ये नाप सकता है सबसे कम 10⁻⁻⁴ मीटर को, या फिर कहेंगे 0.1 मिलीमीटर चीज, कम छोटा चीज का जो 0.1 मिलीमीटर का उसको भी ये मेजर कर सकता है। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर इंसान का बाल को मेजर करना है तो बहुत पतला होता है ना, बहुत छोटा चीज़ अगर मेजर करना है तो क्या उसको मेजर कर सकते हैं? हाँ, तो कर सकते हैं, बहुत छोटा चीज़ मेजर करें, लेकिन बाल का थिकनेस अगर उतना हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर उसको दूसरे स्केल से मेजर करना पड़ेगा। तो बहुत पतला, जैसे मान लो बालू को मेजर करना है, छोटे से टुकड़े बालू का टुकड़ा को, कि उसका डायमीटर कितना है, किससे नापेंगे? तो शायद ये स्केल नाप सकता है, जिसको हम कहते हैं स्क्रू गग। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा है भाई स्क्रू गग, ऐसा दिखता है ना। यहाँ पे पॉइंट दिख रहे हो ना, इस पॉइंट में बालू रख के इसको टाइट कर दोगे, यहाँ पे पकड़ेगा वो बता देगा लेंथ तुम्हारा, यहाँ पे मेजरमेंट बता देगा वो कितना डायामीटर, समझे। और इस डिवाइस का नाम क्या है भाई? स्क्रू गग। क्लियर है डायरेक्ट मेथड में। और एक आता है स्पेरोमीटर, है ना, वो तुम्हारा स्पेरोमीटर कुछ इस तरह से दिखता है भाई, वो एक स्पेरोमीटर है, समझे ना, वो भी। और ये दोनों सेम, इन दोनों का लिस्ट काउंट है, दोनों का लिस्ट काउंट सेम है, दोनों का लिस्ट काउंट सेम है। वो कितना है? 10⁻⁵ मीटर, या फिर कहेंगे 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर। तो इतने लेंथ तक चीज़ों को हम मेज़र कर सकते हैं। बात आ गया समझ में? अब सवाल ये है, ये था डायरेक्ट मेथड जो डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे भी तो हैं भाई जिसे हम डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर कि अर्थ से हमारा मून कितने दूर में है, ये साइंटिस्ट लोग कैसे मेज़र किए, है ना। और एक पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, या एक लिक्विड होता है, एक सॉल्यूशन होता है, या एटम्स या मॉलिक्यूल का एक छोटा साइज कितना होता है, उसको कैसे वो लोग मेजर कर देते हैं, है ना। कल के क्लास में समझाएंगे और इस हिसाब से समझाने का कोशिश करेंगे, लगेगा कि तुम एक्सपेरिमेंट देख रहे हो, उस चीज़ों को समझने के लिए कि वो लोग कैसे मेजर किए कि कोई भी एक स्टार, कोई भी एक प्लानिट अर्थ से कितना दूर में है, या कोई भी प्लानिट किसी प्लानिट से कितना दूर में है, या फिर हमारा एक लिक्विड का, है ना, साइज कितना हो सकता, जिसे हम कहेंगे उसको मेज़र करेंगे, जो लेंथ को मेज़र करेंगे सन और मून का, या और कोई डिफरेंट प्लानिट, उसको कहते हैं पैरेलैक्स मेथड, है ना, उससे निकालेंगे। और बाकी वॉल्यूम से निकालेंगे, ऑयली का एक्सपेरिमेंट है, और उससे हम साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। तो वो कल के क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसी के साथ आज का क्लास खत्म होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।